अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु यानी कुलपति प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने बुधवार को पदभार संभाल लिया है। उनका विश्वविद्यालय पहुंचने पर अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि उनका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, कैंपस प्लेसमेंट पर फोकस रहेगा। वे शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर भर्ती कराने को भी प्राथमिकता देंगे। देखिए, इस विश्वविद्यालय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय है। पूर्व में भी बहुत काम हुआ है, लेकिन इसकी मूलतः जो अपरेंटली देखने पर मुझे लगता है कि एक तो रिक्रूटमेंट्स बहुत सालों से नहीं हुए हैं, तो वो प्राथमिकता में रहेगा। दूसरा, एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, जो हमारी प्राथमिकता रहेगी। और तीसरा, नेक का एक्रेडिटेशन बहुत दिनों से पेंडिंग है, वो भी मेरी प्राथमिकताओं में रहेगा। इन तीनों विषयों को लेकर के एक सूचीबद्ध प्रोग्राम बना करके एक कार्य योजना तैयार की जाएगी और उसके अनुसार विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाया जाएगा। जो विश्वविद्यालय प्रवेश की स्थिति है भी आपने देखी, कुछ कक्षाओं में तो 2.5 से भी कम विद्यार्थी हैं, उन्हें प्रवेश के लिए प्रेरित करने के लिए। प्रवेश में प्रेरित करने का देखिए 2 साधन होते हैं। वैसे तो कैंपस में उपस्थिति हर जगह की प्रॉब्लम है, लेकिन इस कैंपस की जो प्रॉब्लम है उसका समाधान के लिए प्लेसमेंट और सरकार की एक स्कीम दूसरी होती है अर्न व्हाइल लर्न। इन दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके इस प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। मैं भी समझता हूँ कि अंग्रेजी अजमेर जैसे शहर में नहीं होना चाहिए, और मेरी मान्यता इस बारे में अलग है। लोग कहने लगे हैं कि एनईपी आने के बाद अंग्रेजी का महत्व घट गया है। मेरा इसमें उल्टा सोच है। मैं ये समझता हूँ कि एनईपी के आने के बाद अंग्रेजी का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अभी ट्रांसलेशन जो है, अनुवाद अध्ययन केंद्र, आपने सुना होगा, एनईपी के अंतर्गत केंद्र सरकार की एक योजना है कि अनुवाद अध्ययन केंद्र की केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्थान होगा, जिसके माध्यम से विभिन्न भाषाओं का राष्ट्रीय भाषाओं में और राष्ट्रीय भाषा का विभिन्न स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेशन सुनिश्चित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से अंग्रेजी विभाग भी यहाँ खोलने के प्रयास किए जाएंगे। लेकिन देखिए, जब जिस अंग्रेजी की बात हम किया करते थे, उस अंग्रेजी का स्वतंत्र भारत में कोई उसका महत्व नहीं है। हमें अंग्रेजी टीचिंग के समीकरणों को चेंज करना पड़ेगा। और जब मैं समीकरणों के चेंज करने की बात करता हूँ, तो मुझे ये समझ में आता है कि अंग्रेजी अंग्रेजियत के लिए नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। आज भी जब हम मॉडल की बात करते हैं तो उस अंग्रेजियत के मॉडल की बात करते हैं। वो मॉडल अब नहीं चलेगा, क्योंकि वो इंग्लैंड था जो इसका जनक था, और जहाँ अंग्रेजी के लिए अंग्रेजियत की बात की जाती थी, वो भी इस मॉडल को छोड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, कोई भी भाषा का निर्धारण, वो भाषा कैसे होगी, कैसे पोषित होगी, कैसे विकसित होगी, उसका निर्धारण मास करता है, उसका निर्धारण जनरल पब्लिक करती है। आज हमारे बोलने वालों की, अंग्रेजी बोलने वालों की, भारत में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। और किसी भाषा का निर्धारण, कौन सी भाषा किस दिशा में डेवलप करेगी, उसका निर्धारण मेजॉरिटी करती है। उसका निर्धारण वह देश नहीं करता जहाँ उस भाषा का जन्म हुआ। और अब अंग्रेजी किसी देश की बपोती नहीं है। अंग्रेजी भारत की भी उतनी ही भाषा है जितने की अन्य देशों की है, बल्कि भारत की मैं समझता हूँ कि ज़्यादा भाषा है, क्योंकि जितना लेखन कार्य अंग्रेजी में भारत में हुआ है, अन्यत्र देशों में नहीं हुआ है। आप लंबे टाइम से कर रहे हैं, वहाँ के अनुभव और यहाँ की, क्योंकि ये तो छोटी यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से इसको बढ़ावा देने के लिए किस तरह की रणनीति आप अपनाएंगे? मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तुलना में स्टेट यूनिवर्सिटी को चलाना एक बड़ा चैलेंज है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी को चलाना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी को चलाना एक चुनौती है। और उसके प्रमुख कारण, जैसा मैंने बताया, अभी भी स्टाफ की, इस पूरे विश्वविद्यालय में स्टाफ की संख्या 9 है, जो मुझे बताया गया है। तो वो प्राथमिकता में लेकर के नियुक्तियां करके आगे बढ़ा जाएगा। और मेरे ध्यान से स्टाफ का, रजिस्ट्रार का और प्रशासन का तथा सरकार का, एक मुझे लगता है सरकार का बड़ा समन्वय रहेगा। साथ सरकार से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, राजभवन के अनुसार उनसे सबसे मार्गदर्शन लेकर के एक रणनीति तैयार की जाएगी सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ करके, और उसके अनुरूप काम किया जाएगा। तो समस्या का समाधान कोई असंभव नहीं है, क्योंकि मैंने केंद्रीय विश्वविद्यालय में भी काम किया है। और प्रश्न ये पैदा होता है कि हम स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं रख पाते हैं, और तब समस्याएं पैदा होती हैं। जब स्टेक होल्डर्स को साथ रख लिया जाएगा तो वो हर परिवार का आपका सदस्य बन जाएगा, और जब परिवार का सदस्य हो जाएगा तो स्वाभाविक रूप से वो आपके परिवार की उन्नति में योगदान करेगा।
होती तो है लेकिन सीमित, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइव रहते हैं, स्टूडेंट्स से तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, वर्कशॉप्स उसको किस तरह आप देखिए, जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई ना, स्टूडेंट्स का स्टे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैंपस में। जब स्टूडेंट्स का स्टे होगा तो वो हर गतिविधि की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि उसको करिकुलम के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलम के लिए समय मिलेगा। जब यहाँ रुकेगा तो वो विद्यार्थी, और जब यहाँ रुकेगा तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ निश्चित रूप से होंगी। प्लस जब एनईपी का इम्प्लीमेंटेशन होगा तो कुछ विषय ऐसे स्वाभाविक रूप से आएंगे कि छात्रों को ऑन कैंपस ट्रेनिंग है, समर इंटर्नशिप है, ये सारे प्रोग्राम जब आएंगे तो व्यावहारिक रूप से जब क्रियान्वयन होगा शिक्षा का, तो एक समग्र रूप विश्वविद्यालय का विकसित होकर के आएगा, जो सरकार हमसे अपेक्षा रखती है अभी, जो केंद्र सरकार भी हमारे से अपेक्षा रखती है। क्योंकि हम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी जब काम करते हैं तो उसी मोटो को साथ रख के कि सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर के चलें, जिससे कि सबका साथ सबका विकास, उसको सुनिश्चित करते हुए शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सके।